हेलो एस्ट्रोलोपिथेकस, कैसे हैं आप लोग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। वन शॉट रिवीजन के सीयूटी में इवोल्यूशन पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इसका रिमेनिंग पार्ट। जो बचा हुआ पार्ट था लेक्चर 1 के साथ, हम लोग इसको वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। पहली स्लाइड के साथ हम लोग देखने वाले हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। जहां पे हमने लास्ट टाइम पे खत्म किया था नेचुरल सिलेक्शन पे, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन जो कि डार्विन की एक थियरी भी रही है, तो डार्विन की इस थियरी में उससे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या नेचुरल सिलेक्शन वाली थियरी हमको एविडेंस दे पाएगी इवोल्यूशन के लिए। तो हम यहाँ पे एविडेंस के सेंस में देख रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने लेस फेवरेबल कंडीशन से हेरिटेबल वेरिएशन के साथ सर्वाइव करता है और बेटर रिप्रोड्यूस करके आगे बढ़ जाता है। तो इस सेंस में जब हम पहला पार्ट देखते हैं तो हमको एग्जांपल में मिलता है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेंस में हम ये बात करने वाले हैं यहाँ पे। जब इंग्लैंड में 1850s के आसपास जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले की बात करें तो वहां पे दो तरह के मॉथ देखे गए थे। पहला वेस्टर्न बिटुलेरिया और दूसरा वेस्टर्न कार्बोनेरिया। वेस्टर्न बिटुलेरिया जो कि व्हाइट विंग्ड वाला मॉथ था, और वहीं पे दूसरा वेस्टर्न कार्बोनेरिया जो कि डार्क विंग्ड मॉथ था। डार्क मतलब आप ब्लैक कलर से यहां पे कह सकते हैं। इस तरह के ये मॉथ पाए गए थे। लेकिन वेस्टर्न बिटुलेरिया जो कि व्हाइट विंग्ड मॉथ था, जब ये वहां के ट्री ट्रंक पे पाया जाता था, क्योंकि ट्री के ट्रंक पे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पोल्यूशन नहीं था, तो लाइकेन ग्रो करते थे। लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। इसका मतलब यह है कि जहां पे लाइकेन पाए जाएंगे, ग्रो करेंगे, वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं होगा। और अगर लाइकेन नहीं पाए जा रहे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, तो इसका मतलब वहां पे एयर पोल्यूशन है। तो उस समय जहां पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पोल्यूशन नहीं था, तो लाइकेन ट्री के ट्रंक पे ग्रो करते थे, और वहां पे व्हाइट विंग्ड मॉथ आसानी से उनके ऊपर ब्लेंड हो जाता था, छुप जाता था। तो उस केस में जो डार्क विंग्ड वाले वेस्टर्न कार्बोनेरिया थे, ये इजीली प्रेडेटर की नजर में आते थे और पकड़े गए। तो इनका नंबर क्या हो गया, लगातार कम होता चला गया। लेकिन हर कुत्ते का दिन आता है, और उसमें किसका दिन आया? दिन आया इस बार कुत्ते का नहीं, इस बार दिन आया वेस्टर्न कार्बोनेरिया का, यानी मॉथ का। और इस बार इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, यानी 1920s के बाद, लगभग 70 सालों के बाद ये घटना हुई, जिसमें डार्क विंग वाले मॉथ ज्यादा पाए गए और लेस व्हाइट विंग वाले मॉथ पाए गए। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ था वहां पे, कारण इसके पीछे था कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट लाइकेन जो कवर्ड कर रहे थे ट्री के ट्रंक को, वहां पे व्हाइट मॉथ सर्वाइव कर रहा था, छुप जा रहा था, ब्लेंड हो रहा था, और ब्लैक वाले, डार्क वाले पकड़े गए थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने ये चेंज देखा कि ट्री का जो ट्रंक था वो डार्क कलर हो गया ड्यू टू द स्मोक एंड सूट। जो इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं थे, स्मोक थे, सूट थे, उनकी वजह से क्या हो गया, वो डार्क हो गया, और इसकी वजह से लाइकेन क्या हो गए, गायब हो गए। जब लाइकेन मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, वहां से चले गए, तब उस केस में हमको क्या मिला, व्हाइट मॉथ जो थे वो गायब होने लगे, क्योंकि अब ये प्रेडेटर की नजर में आ रहे हैं, और डार्क मॉथ जो थे वो छुपने लगे, ब्लेंड होने लगे सराउंडिंग में, और ये बच गए। इस तरीके से यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ। इसको हम लोग डायरेक्शनल इवोल्यूशन के सेंस में भी मान सकते थे। अगर हम यहाँ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं लैमार्क के बारे में। जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। लैमार्क ने अपनी थ्योरी में यह बताया कि जो इवोल्यूशन होता है वो ग्रेजुअल चेंज है, लेकिन ये ग्रेजुअल चेंज जो है आपके बॉडी के पार्ट से यूज एंड डिसयूज के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। यूज एंड डिसयूज का कॉन्सेप्ट कहां से आया था? यूज का मतलब ये था, इन्होंने कहा, एग्जाम्पल या जिराफ का कहा कि उस समय एंशिएंट टाइम में जो जिराफ पाए जाते थे उनकी गर्दन कैसी होती थी, छोटी होती थी। समय के साथ साथ नीचे वाली ग्रासेस खत्म होती चली गई, इनको खाने के लिए हाई ट्री पर डिपेंड होना पड़ा। फिर इन्होंने क्या किया कि अपने आगे वाले पैरों का और गर्दन का इस्तेमाल किया, यूज किया, जिसके सेंस में धीरे धीरे आगे वाले पैर इनके और नेक की साइज क्या होती गई, इंक्रीज करती गई। प्लांट्स जो लो हाइट पे थे ये खत्म होते गए, हाई हाइट पे जो प्रेजेंट थे प्लांट्स या ट्रीज, उनको लीव्स को फीड करने के लिए इन्होंने अपने आगे वाले पैरों को और गर्दन को उचकाया, खींचा। तो इसकी वजह से यूज किया। मतलब यूज एंड डिसयूज के इस कॉन्सेप्ट में हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने जिन ऑर्गन्स का यूज किया वो इवॉल्व हुए, और जनरेशन बाय जनरेशन जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते चले गए, ऐसा कहा। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी देकर, अलग अलग कॉन्सेप्ट देकर लैमार्क की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, जिसमें ये आया कि फिर अगर ऐसा है तो जो ये बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, जो गोल्डस्मिथ होता है, लोहार होता है, इनकी जो बॉडी के मसल्स वगैरह होते हैं, तो फिर उनके जनरेशन में ट्रांसफर क्यों नहीं होती है? इन्होंने बिल्डअप किया, गेन किया, अपने लिए किया, तो उनके बच्चे भी पैदा हो तो ये मसल्स वाले ही पैदा हो। ऐसे बहुत सारी थ्योरी आई। उसमें स्किनर का सबसे बड़ा प्रहार था। स्किनर ने जब कहा कि 21 जनरेशन तक चूहों की पूंछ काटते रहे, और हर बार बिना नए पूंछ वाले, मतलब पूंछ के साथ ही चूहे के बच्चे पैदा हुए, तो उन्होंने कहा भैया अगर ऐसा है कि जब पैदा होते ही चूहों की पूंछ काट दी, जब पूंछ काट दी तो बिना पूंछ वाला चूहा पैदा होना चाहिए था ना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही बड़ा आघात करता है लैमार्क की थ्योरी पे। लैमार्क क्योंकि नहीं थे एक्सप्लेन करने के लिए, तो इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन बाद में इवोल्यूशन के इस कॉन्सेप्ट को, जहां पे यूज एंड डिसयूज का कॉन्सेप्ट आया था, लैमार्क ने ये भी कहा कि यूज न करने की वजह से, यानी डिसयूज करने की वजह से स्नेक्स के जो लिम्ब थे, पैर थे, वो गायब हुए हैं। तो डार्विन ने अपनी थ्योरी को इंप्रूव किया और मॉडिफाइड करके बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है
इसमें डार्विन के बारे में सबसे बड़ी बात यह थी, डार्विन घुमक्कड़ थे, बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, ये बहुत घूमते थे। अपने जीवन के लगभग 28 साल इन्होंने HMS बीगल नामक जहाज पर बिताए हैं, जहां पे ये लगातार कई बार इन्होंने भ्रमण किया हुआ अलग अलग कंट्रीज का, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का। सी वॉयज में इन्होंने जिस सेल शिप का यूज किया था उसका नाम था HMS बीगल। हमारे सवाल में, हमारे क्वेश्चंस में, नीट में ज्यादातर ये चीजें आती हैं। अल्फ्रेड वॉलेस ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया, जो कि डार्विन के साथ ही थे, इन्होंने भी सिमिलर कंक्लूजन निकाला। लेकिन थॉमस माल्थस का नाम हर कोई भूल जाता है, यहां पे इंट्रोड्यूस करना होगा कि थॉमस माल्थस के काम से ही डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे। अब ये सवाल आता है, हु इन्फ्लुएंस्ड चार्ल्स डार्विन? तो चार्ल्स डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था थॉमस माल्थस ने, अपने आर्किपिलागो वाले फील्ड में जो इन्होंने काम किया था वहां से, जिसके बेस पे इन्होंने दो की कंपोनेंट बताए थे। दो की कंपोनेंट क्या थे थॉमस माल्थस के? कि ब्रांचिंग डिसेंडेंट होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन होता है। ब्रांचिंग डिसेंडेंट में हर बार ब्रांचिंग बनती चली जाएगी और एक नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को लीड करेगा, जहां पे वेरिएशन आएगा। वेरिएशन कैसे आएगा ये बात थॉमस माल्थस ने नहीं बताई थी। नेचुरल सिलेक्शन की अपनी थ्योरी में चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जब भी कोई एनिमल होता है वो पहले ओवर प्रोडक्शन करता है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, उस लिमिटेड रिसोर्स के लिए स्ट्रगल होता है, लड़ाई होती है, मारपीट होता है, और उसमें जो जीतता है, सर्वाइव करता है, वो फिटेस्ट होता है, बेस्ट होता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ही एबिलिटी होती है पॉपुलेशन को चेंज करने की, या पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को, ट्रेट को चेंज करने की एबिलिटी पाई जाती है। बाद में इस थ्योरी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि तब तक एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, जो कि हॉलैंड से थे, इन्होंने अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट करी, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी के लिए इन्होंने एक प्लांट का यूज किया, उस प्लांट का नाम था ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना को हम लोग इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जानते थे। म्यूटेशनल थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि जो म्यूटेशनल थ्योरी होती है ये सडन होती है, रैंडम होती है और डायरेक्शनलेस होती है। यानी कोई भी इवोल्यूशन डायरेक्शनल नहीं हो सकता, वो डायरेक्शनलेस होगा। आप सोचो कि यही ट्रेट, यही कैरेक्टर इवॉल्व होकर आगे बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो कि आपके बॉडी में विंग्स बन जाए, आप भी उड़ना शुरू कर दो, तो ये आपके चाहने से नहीं होगा। नेचर उस ट्रेट को सपोर्ट करेगी, फेवर करेगी, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। स्पेसिएशन का मतलब होता है स्पीसीज का फॉर्मेशन, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन। इसके बारे में हमने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट, बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ा के बता दिया है, फाउंडर इफेक्ट पढ़ा के बता दिया था डिटेल में, उसको हम यहाँ पे बाद में मेंशन कर देंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिएशन बाय द साल्टेशन, जो स्पेसिएशन यहाँ पे होता है, नई स्पीसीज बनती है, वो साल्टेशन के प्रोसेस से बनती है। साल्टेशन का प्रोसेस क्या है? यहाँ पे सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में बहुत बड़ा म्यूटेशन आ जाए, इसको क्या बोलेंगे? साल्टेशन बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते थे, यहाँ पे बहुत सारा फाउंडर इफेक्ट का एग्जांपल मिल जाएगा आपको, बॉटलनेक का मिल जाएगा। देन प्रोड्यूस वेरिएशन, साल्टेशन की वजह से जो वेरिएशन प्रोड्यूस होगा, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन, और यही वो वेरिएशन है जो अलगाव होगा, अलग आएगा, ये इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? इवोल्यूशन पॉसिबल होगा। लेकिन डार्विनियन वेरिएशन की जब बात की तो ह्यूगो डी व्रीज ने कंपेयर किया कि आप जिन डार्विनियन म्यूटेशन की बात कर रहे हैं या इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें माइनर वेरिएशन होता है, स्लो चेंज होता है, डायरेक्शनल होता है, जबकि और ग्रेजुअल इवोल्यूशन होगा यहाँ पे। तो डायरेक्शनल इवोल्यूशन हो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जिस ट्रेट को चाहिए वो फेवर कर जाए। तो इस बेस पे ये डिस्कार्ड होता है और एक नई थ्योरी आपके सामने आ जाती है, ह्यूगो डी व्रीज की म्यूटेशनल थ्योरी, जो कि ज्यादा एप्रोप्रिएट या रेलेवेंट लगती है। नेचुरल सिलेक्शन की टाइप की बात करें तो हमको तीन टाइप मिलते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव सिलेक्शन। इनको विथ डायग्रामेटिक हम आपको दिखाएंगे। आपको ये एनसीईआरटी डायग्राम और ये एक हाइपोथेटिकल लिया गया एग्जांपल, जिसमें से कुछ केस स्टडी के बेस पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिनोटाइपिक फेवर होते हैं नेचुरल सिलेक्शन में, वो मीडियम साइज के इंडिविजुअल्स को फेवर करता है, जिसमें ये जो हायर पीक है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्टेबलाइज्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर ये पीक शिफ्ट होता है, शिफ्ट हो जाए किसी डायरेक्शन में, तो इसको डायरेक्शनल सिलेक्शन के नाम से बोलेंगे। और अगर यही एक सिंगल पीक दो पीक में डिवाइड हो जाए, तब कहते हैं कि इसमें क्या हो गया? चेंज आ गया, दो अलग अलग डिसरप्ट हो गए, ये तो डिसरप्टिव सिलेक्शन के नाम पे ये वाला। लेकिन अगर एग्जाम्पल में आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल में कहते हैं कि किसी एक बर्ड का इन्होंने एग का नंबर लिया है, कह रहे हैं कि लगातार वो एग का नंबर क्या है? 4 ही साइज प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस साइज 4 है। अगर वो ज्यादा करे तो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो फिर यहाँ पे उसके क्या हो जाएंगे? एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर कम प्रोड्यूस करेगा तो एग वाइबल नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है, ये ना कम हो रहा है एक का नंबर में, ज्यादा हो रहा है। लगातार वो 4 नंबर में एक प्रोड्यूस कर रहा है, क्लच साइज उसका 4 ही है, इसलिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जांपल। वहीं दूसरा एग्जांपल डायरेक्शनल की बात करें हम, स्टेबलाइजिंग पर डायरेक्शनल में, तो डायरेक्शनल में कह रहे हैं कि जो आप वेस्टर्न बिटुलेरिया, वेस्टर्न कार्बोनेरिया एग्जांपल ले रहे थे, आप उसको ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ओरिजिनल पॉपुलेशन पहले व्हाइट विंग वाली थी, लेकिन बाद में क्या हो गई? बाद में ये हो गया आपका डार्क विंग वाली में। तो यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं किसका? ये डायरेक्शनल सिलेक्शन में। लेकिन डिसरप्टिव सिलेक्शन में या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन जिसको कहते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन में इन्होंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है पॉपुलेशन की, ग्रे और हिमालयन रैबिट। वो रैबिट जो हिमालयन बेल्ट में पाए जाते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। अगर हम देखें
तो यहाँ पे ये जो ग्रे कलर वाले हैं आप देखेंगे तो व्हाइट वाले जो है हिमालय पे छुप जाएंगे, ग्रे कलर वाले छुप जाएंगे, लेकिन क्या ये ब्लैक वाले छुप पाएंगे? ब्लैक वाले रॉक पे छुपेंगे और व्हाइट वाले कहां छुप जाएंगे? व्हाइट वाले ये पहाड़ों पे, स्नो पे छुप जाएंगे। तो इसमें ग्रे वाला क्या करेगा बेचारा? पकड़ा जाएगा। तो डिसरप्ट हो गया, ये पॉपुलेशन जो थी वो क्या हो गई? ओरिजिनल पॉपुलेशन जो कि ग्रे कलर में पाई गई थी वो व्हाइट और ब्लैक में क्या हो गई? डाइवर्सिफाई हो गई, सेलेक्ट हो गई। ठीक है, तो यहां पर भी नेचुरल सिलेक्शन का ये तीसरा रूल फॉलो अप होता है। एक ब्रीफ अकाउंट अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल में मिल जाएंगे, जहां पे शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं हम आपको यहाँ पे अभी के लिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 4 एरा में डिवाइड कर सकते हैं अभी के लिए, होता तो बहुत सारा है। प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। सीनोजोइक मॉडर्न एरा है जहां पे ह्यूमन का एवोल्यूशन होगा, मेसोजोइक रेप्टाइल के लिए है, पैलियोजोइक इन्वर्टिब्रेट के लिए, प्रोटेरोजोइक जो है केमिकल एवोल्यूशन के फॉर्म में जब लाइफ सबसे पहले बन रही थी वहां पे। तो प्रोटेरोजोइक जो है 2000 मिलियन ईयर पहले की बात है, सेलुलर फॉर्म हो रहे थे लाइफ पे, जहां पे कुछ के पास एबिलिटी थी O2 प्रोड्यूस करने की विद द हेल्प ऑफ लाइट रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर वहीं पे पैलियोजोइक एरा की बात करें तो पैलियोजोइक एरा के पास जो है हमारे पास 6 पीरियड हैं। 6 पीरियड के नाम है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। कार्बोनिफेरस, डिवोनियन जो है ये गोल्डन एज ऑफ फिशेस है, गोल्डन एज ऑफ फिशेस कहा जाता है डिवोनियन पीरियड को, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कार्बोनिफेरस जो है ये एज ऑफ एम्फीबिया है, मैंने गोल्डन एज नहीं बोला है, एम्फीबियन का एज बोला। अगर वहीं पे मेसोजोइक एरा की बात करें तो मेसोजोइक पूरा का पूरा एरा जो है रेप्टाइल को डिपेंड है, रेप्टाइल को डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। लेकिन ट्राइएसिक के बाद इसमें एक पीरियड आता है जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड जो है ये गोल्डन एज है डायनासोर का। इसके बाद डायनासोर क्या हो गए थे? इनको घमंड हो गया, अहंकार हो गया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि हम तो इतने बड़े, हमारा कोई क्या ही कर लेगा। तो ऊपर से नेचर की आवाज आती है, कहती है हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? कहें हाँ खेलेंगे, हमारा क्या ही कर लेगा, हम धरती के सबसे बड़े प्राणी हैं, हम किसी को आने नहीं देंगे। इनकी वजह से मैमल ग्रो नहीं कर पा रहे थे, मैमल अंडरग्राउंड होकर रह रहे थे सुंदर स्रूज लाइक स्ट्रक्चर में। तो नेचर ने कहा चलो फुटबॉल खेलते हैं। एक फुटबॉल का टप्पा दे के हमारा धरती पे क्या हो गया? गायब हो गए। कौन? डायनासोर। फुटबॉल क्या था? वो एस्टेरॉइड्स, जो एस्टेरॉइड्स गिरे थे ना ऊपर से, एक टप्पा पाया उसके बाद गायब। कई सालों तक धूल उड़ती रही, डायनासोर के जीवाश्म फॉसिल तक नहीं मिलते हैं अब। तो ये कंडीशन है, अहंकार मत करिए। सिनोजोइक एरा में कौन आते हैं? टर्सरी और क्वाटरनरी, क्वाटरनरी पीरियड, जिसमें एंजियोस्पर्म और मैमल ने ग्रो किया था। एंजियोस्पर्म और मैमल की ग्रोथ के बाद अगर हम देखें तो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन में, जहां पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नीट और सीयूटी आपसे सवाल पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि इनका सीक्वेंस बताइए, ह्यूमन का इवोल्यूशन का सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस जो दे रखा है एनसीईआरटी में आपको पता है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को हम लोग जावा मानव भी कहते हैं, और होमो निएंडरथल कहा जाता है। उसके बाद आते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस यानी मॉडर्न मैन। लेकिन अगर नए तरीके से मैं आपको सिखाऊं, नए ट्रिक से आपको बताऊं, जो मिस हो गया इसमें, जो छूट गया, अगर वो भी ऐड ऑन कर दूं तो क्या ऐड ऑन हो जाएगा? इसमें एक नया नाम हम ऐड कर देंगे आपके लिए। चलिए, फार्मूला है, ट्रिक है, शायद ये आज की पॉलिटिक्स पे फिट भी बैठ जाए। डॉक्टर अखिलेश हैं नए सीएम। डॉक्टर अखिलेश नए सीएम कैसे हैं भैया? डॉक्टर से DR, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। अखिलेश का ए पकड़ लीजिए, क्या बन जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद है से मतलब H पकड़िएगा, यहाँ पे होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, दोनों नाम आ गए। तो डॉक्टर अखिलेश है में हमने 5 नाम देख लिए, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। फिर आता है नए, नए से निएंडरथैलेंसिस, होमो निएंडरथैलेंसिस की बात हो गई। यहाँ पे सीएम से क्या पढ़ेंगे? चीफ मिनिस्टर से क्या पकड़ेंगे हम लोग? यहाँ पे क्रोमैग्नॉन, सी से क्रोमैग्नॉन, और मॉडर्न, M से मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का मतलब क्या? होमो सेपियंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये वो करेक्ट सीक्वेंस जिसमें हम ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में कंप्लीट सीक्वेंस देख सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे जो नीट के पर्पज में आते हैं या सीयूटी के पर्पज में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होकर सामने आएंगे, या डिटेल की बात करेंगे तो डिटेल में जो एरा वाइज है, इन्वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन कब हुआ, कौन से टाइम पीरियड में हुआ, कौन सबसे पहले आया, कौन बाद में आया, ये सीक्वेंस हम आपको बना के पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देंगे। आप लोग यहाँ से उसको एक बार वॉच आउट कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।